व्यापारी का शाकाहारी शेर। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य और चहल पहल से भरा हुआ था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से उनका समाधान करते। एक दिन दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति आया। वो एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सेठ धनराज था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास था। सेठ धनराज ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा अनोखा शेर है जैसा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने भौहें उठाई और बोले, कैसा शेर, क्या खास बात उसमें? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा शेर मांस नहीं खाता, वो पूरी तरह शाकाहारी है। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि शेर भी कभी शाकाहारी हो सकता है। एक दरबारी बोला, ये तो सरासर झूठ है। शेर तो जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी होता है। लेकिन सेठ धनराज बिना डरे बोला, मैं सच कह रहा हूं। मेरा शेर घास, फल और सब्जियां खाता है। अकबर अब थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, दुनिया में अजीब चीजें होती हैं, लेकिन शेर का शाकाहारी होना थोड़ा असंभव लगता है। सेठ तुरंत बोला, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं कल अपने शेर को दरबार में लेकर आऊंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, हम कल देखेंगे तुम्हारा ये अद्भुत शेर। अगले दिन का दृश्य। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। हर कोई उस शाकाहारी शेर को देखने के लिए उत्सुक था। कुछ ही देर में सेठ धनराज अपने नौकरों के साथ दरबार में आया। उनके साथ एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें एक विशाल और डरावना शेर बैठा था। शेर को देखते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी दहाड़ से पूरा महल कांप उठा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शेर के सामने एक थाली रखी गई जिसमें हरी घास, गाजर और फल रखे थे। सबकी निगाहें शेर पर टिक गई और फिर जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। शेर ने धीरे धीरे घास खाना शुरू कर दिया। दरबार में हलचल मच गई। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में शाकाहारी है? अकबर भी चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ध्यान से शेर को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वे कुछ समझ गए हों। बीरबल का शक। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, ये शेर सच में शाकाहारी नहीं है, इसमें कुछ चालाकी जरूर है। अकबर ने पूछा, तो फिर सच क्या है? बीरबल ने कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। सेठ धनराज थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा शेर बिल्कुल अलग है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, या तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है या बहुत बड़ी चालबाजी। रहस्य की शुरुआत। उस रात बीरबल ने अपने खास सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि इस शेर के पीछे क्या राज है। ये सामान्य बात नहीं है। सिपाही तुरंत सेठ धनराज के घर की ओर निकल पड़े। उधर सेठ धनराज अपने घर में बहुत चिंतित था। वो बार बार अपने नौकरों से कह रहा था, ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर राज खुल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसके शब्द सुनकर साफ लग रहा था कि इस शेर के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बीरबल के भेजे हुए सिपाही चुपचाप सेठ धनराज के घर के पास पहुंच चुके थे। सेठ का घर बहुत बड़ा और सुरक्षित था। ऊंची दीवारें, पहरेदार और अंदर अंधेरा, सब कुछ किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। सिपाहियों ने धीरे धीरे दीवार के पास जाकर झांका। अंदर जो उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह गए। छिपा हुआ सच। आंगन में वही शेर एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन उसके सामने घास या फल नहीं थे।
बल्कि एक बड़े बर्तन में मांस रखा हुआ था। शेर भूख से व्याकुल होकर उस मांस को तेजी से खा रहा था। एक सिपाही फुसफुसाया, तो यह है सच्चाई। दिन में घास खाने वाला शेर रात में मांस खाता है। दूसरा बोला, यह जरूर कोई चाल है, हमें तुरंत बीरबल को बताना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि सेठ धनराज खुद वहां आया और अपने नौकरों से बोला, ध्यान रखना, कल दरबार में फिर से उसे सिर्फ घास ही देना। अगर उसने मांस देखा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। नौकर ने डरते हुए कहा, मालिक, शेर तो बहुत गुस्से में रहता है, उसे मांस न मिले तो वो पागल हो सकता है। सेठ ने कठोर आवाज में कहा, उसे भूखा रखो, तभी वो दरबार में मजबूरी में घास खाएगा। ये सुनकर सिपाहियों को सारी चाल समझ आ गई। बीरबल की योजना। सुबह होते ही सिपाही बीरबल के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला। अब समय आ गया है इस झूठ को सबके सामने लाने का। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। दरबार में दूसरा दिन। अगले दिन फिर से दरबार सजा। हर कोई उत्सुक था कि आज क्या होगा। सेठ धनराज अपने शेर के साथ फिर दरबार में आया। आज भी शेर के सामने घास और फल रखे गए, लेकिन इस बार शेर कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो बार बार दहाड़ रहा था। अकबर ने पूछा, आज तुम्हारा शेर इतना बेचैन क्यों है? सेठ ने झूठ बोलते हुए कहा, जहांपनाह, शायद मौसम का असर है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आज मैं इस शेर की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। असली परीक्षा। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। कुछ ही देर में एक बड़ा ढका हुआ बर्तन दरबार में लाया गया। जैसे ही ढक्कन खोला गया, उसमें से मांस की तेज गंध फैल गई। पूरा दरबार चौंक गया। शेर ने जैसे ही मांस की खुशबू सा ऊंघी, उसकी आंखें चमक उठीं। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब वो घास की ओर देख भी नहीं रहा था। सेठ की घबराहट। सेठ धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पसीना पसीना हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपका शाकाहारी शेर मांस देखकर इतना उत्तेजित क्यों हो गया? सेठ हकलाते हुए बोला, वो शायद उसे गंध पसंद आ गई। बीरबल ने तीखी नजरों से कहा, या फिर यह सच्चाई है कि यह शेर असली में मांसाहारी है और आपने सबको धोखा दिया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सच के करीब। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सेठ धनराज, सच सच बताओ, वरना सजा के लिए तैयार रहो। सेठ अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन वो अभी भी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें सेठ धनराज पर टिकी हुई थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, सेठ धनराज, अब भी समय है, सच बता दो। झूठ बोलोगे तो सजा और भी कठोर होगी। सेठ कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर अचानक उसके घुटने कांपने लगे और वो वही जमीन पर बैठ गया। सच का खुलासा। सेठ रोते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर आप सबको धोखा दिया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, पूरी बात बताओ। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, यह शेर बिल्कुल साधारण है, जैसे बाकी शेर होते हैं। ये मांस ही खाता है, लेकिन मैंने इसे कुछ दिनों तक भूखा रखा। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई, ताकि ये मजबूरी में घास खाए और सबको लगे कि ये शाकाहारी है। सही कहा ना? सेठ ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ बीरबल जी, आपने बिल्कुल सही समझा। चालाकी का पूरा खेल। सेठ ने आगे बताया, मैं चाहता था कि मेरी इस अनोखी चीज की चर्चा पूरे राज्य में हो, लोग मुझे और ज्यादा सम्मान दें और मैं इस शेर को दिखाकर पैसे भी कमाऊं। एक दरबारी गुस्से में बोला,
तो तुमने एक बेजुबान जानवर को भूखा रखकर उसका इस्तेमाल किया? सेठ ने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। शेर की हालत। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस शेर को तुरंत अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाए। इसे कई दिनों से भूखा रखा गया है। शेर अब भी बेचैन था, लेकिन जब उसे मांस दिया गया तो वो शांति से खाने लगा। ये देखकर सभी को समझ आ गया कि शेर को कितनी तकलीफ दी गई थी। अकबर का निर्णय। अकबर ने गुस्से से कहा, सेठ धनराज, तुमने ना केवल हमें धोखा दिया, बल्कि एक निर्दोष जीव पर अत्याचार भी किया है। सेठ हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। दरबार में सब लोग अकबर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। बीरबल की सलाह। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, गलती बड़ी है, लेकिन अगर इसे सही सजा के साथ सुधारने का मौका दिया जाए तो ये दूसरों के लिए भी सीख बन सकता है। अकबर ने पूछा, तुम क्या सुझाव देते हो बीरबल? बीरबल बोले, सेठ से भारी जुर्माना लिया जाए और उसे आदेश दिया जाए कि वो अपने धन का एक हिस्सा गरीबों और पशुओं की सेवा में लगाए। अंतिम फैसला। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, सेठ धनराज को कड़ी सजा दी जाएगी ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से अकबर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। सेठ धनराज हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सजा का ऐलान। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, सेठ धनराज, तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुमने लालच में आकर न केवल हमें धोखा दिया, बल्कि एक निर्दोष जीव को कष्ट भी दिया है। सेठ रोते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। अकबर ने आगे कहा, तुम्हें भारी जुर्माना देना होगा। साथ ही तुम्हें अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता और पशुओं की सेवा में लगाना होगा। दरबार में सबने सिर हिलाकर इस फैसले का समर्थन किया। सुधार का मौका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, सजा सिर्फ दंड नहीं होती, बल्कि सुधार का मौका भी होती है। अगर आप सच्चे मन से अपनी गलती सुधारेंगे तो लोग आपको फिर से सम्मान देंगे। सेठ ने कृतज्ञता से कहा, बीरबल जी, आपने मुझे एक नई राह दिखाई है। मैं वचन देता हूं कि अब मैं अपने धन का उपयोग अच्छे कामों में करूंगा। शेर की नई जिंदगी। बीरबल के आदेश से उस शेर को जंगल में वापस भेजने की तैयारी की गई। जब शेर को खुला छोड़ा गया तो वो कुछ पल के लिए रुका, जैसे वो आजादी का एहसास कर रहा हो। फिर वो तेजी से जंगल की ओर भाग गया। सभी के चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी। सेठ का परिवर्तन। कुछ महीनों बाद सेठ धनराज पूरी तरह बदल चुका था। उसने गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की और घायल पशुओं के इलाज के लिए एक आश्रय भी बनवाया। अब लोग उसे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे कामों के लिए जानते थे। अकबर की प्रशंसा। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक झूठ को उजागर किया, बल्कि एक इंसान को भी सुधार दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्ची जीत वही होती है जिसमें किसी को सजा के साथ सही रास्ता भी दिखाया जाए। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, हर गलती के बाद सुधार का मौका जरूर लेना चाहिए। 3 सिक्के, एक चोर और बीरबल का न्याय। आगरा का बाजार अपनी रौनकों के लिए मशहूर था। इत्र की खुशबू, मखमली कपड़ों की चमक और लजीज पकवानों की महक से गलियां महकती रहती थी। इसी शहर में एक मशहूर और बेहद अमीर व्यापारी रहता था, सेठ धनीराम। धनीराम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो स्वभाव से थोड़ा शक्की और बहुत ज्यादा कंजूस था। सेठ धनीराम के पास 3 ऐसे सिक्के थे जो दुनिया के किसी भी खजाने में दुर्लभ थे।
ये सिक्के उसे उसके पूर्वजों से मिले थे। एक, पहला सिक्का शुद्ध सोने का, जिस पर एक चमकता हुआ सूरज बना था। 2, दूसरा सिक्का चांदी का, जिसके बीचों बीच एक बेशकीमती लाल माणिक रूबी जड़ा हुआ था। 3, तीसरा सिक्का तांबे का, लेकिन उस पर एक प्राचीन गुप्त लिपि खुदी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सौभाग्य लाती है। धनीराम इन सिक्कों को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। उसने इन्हें एक विशेष सागवान की लकड़ी की डिब्बी में मखमल के ऊपर सजाकर रखा था। लेकिन एक सुबह जब धनीराम ने अपनी तिजोरी खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डिब्बी वही थी, पर वे 3 बेशकीमती सिक्के गायब थे। सेठ धनीराम ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरी हो गई, लूट गया, बर्बादी आ गई। शोर सुनकर उसके चारों मुख्य नौकर दौड़े चले आए। धनीराम का शक इन्हीं चारों पर था, क्योंकि तिजोरी की चाबी के बारे में सिर्फ इन्हीं को पता था। 1, रामू सबसे पुराना नौकर जो घर की सफाई करता था। 2, शामू रसोइया जो स्वादिष्ट खाना बनाता था लेकिन जुए का शौकीन था। 3, गुलफाम बागबान गार्डनर जो शांत स्वभाव का था पर हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। 4, भीखू पहरेदार जो रात को पहरा देता था पर अक्सर ऊंघता पाया जाता था। धनीराम ने उन्हें धमकाया, अगर किसी ने सिक्के नहीं लौटाए तो मैं सबको सूली पर चढ़वा दूंगा। लेकिन सबने अपनी बेगुनाही की कस्में खाई। अंत में निराश होकर धनीराम बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे और बीरबल बगल में खड़े होकर किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तभी बदवास धनीराम वहां पहुंचा और रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। अकबर ने गंभीरता से कहा, सेठ घबराओ मत, हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बीरबल, क्या तुम इस गुत्थी को सुलझा सकते हो? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मामला दिलचस्प है। 3 सिक्के और 4 संदेही। मैं आज ही सेठ के घर का मुआयना करूंगा। बीरबल सेठ धनीराम के घर पहुंचे। उन्होंने का बारीकी से निरीक्षण किया। तिजोरी का ताला टूटा नहीं था, बल्कि चाबी से खोला गया था। इसका मतलब था कि चोर घर का ही कोई व्यक्ति था। बीरबल ने चारों नौकरों को लाइन में खड़ा किया। उन्होंने सबके चेहरे गौर से देखे। रामू कांप रहा था, शामू इधर उधर देख रहा था, गुलफाम की आंखें झुकी थी और भीखू पसीना पोंछ रहा था। बीरबल ने कहा, देखो भाइयों, ये 3 सिक्के साधारण नहीं थे। उन पर एक प्राचीन जिन्न का साया था। जो भी उन्हें चुराता है वो जिन्न उसके सपनों में आता है, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए मैं जादुई लकड़ियों का सहारा लूंगा। बीरबल ने अपने सहायक से 4 लकड़ियां मंगवाई। चारों लकड़ियां बिल्कुल बराबर लंबाई की थी। बीरबल ने चारों नौकरों को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। आज रात तुम सब इन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सोओगे। कल सुबह जब तुम दरबार आओगे तो जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी जादुई प्रभाव से ठीक 2 इंच बढ़ जाएगी। चारों नौकर अपने अपने कमरों में चले गए। रात का सन्नाटा गहरा था। रामू ने सोचा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे क्या डर। वो सो गया। गुलफाम और भीखू भी डरे हुए थे पर ईमानदार थे, इसलिए वे भी सो गए। लेकिन असली अपराधी था शामू रसोइया। शामू ने ही जुए का कर्ज उतारने के लिए वे सिक्के चुराए थे। उसने सोचा, बीरबल की बात सच हो सकती है। अगर सुबह मेरी लकड़ी 2 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों न मैं अभी इस लकड़ी को 2 इंच छोटा कर दूं? जब ये बढ़ेगी तो बढ़कर वापस असली साइज की हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। मूर्ख शामू ने एक आरी ली और अपनी लकड़ी को ठीक 2 इंच काट दिया। वो चैन की नींद सो गया, ये सोचकर कि उसने बीरबल को मात दे दी है। अगली सुबह अकबर का दरबार खचाखच भरा था।
चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ियां चेक की। रामू की लकड़ी बराबर, गुलफाम की लकड़ी बराबर, भीखू की लकड़ी बराबर। लेकिन जब शामू की बारी आई तो उसकी लकड़ी बाकी तीनों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहां पनाह, मिल गया चोर। ये शामू ही वो शख्स है जिसने सिक्के चुराए हैं। अकबर हैरान थे। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि लकड़ी बढ़ जाएगी, यहां तो इसकी लकड़ी छोटी हो गई है। बीरबल ने विस्तार से समझाया, जहां पनाह, लकड़ियां कोई जादुई नहीं थी, वे साधारण लकड़ियां थी। जो ईमानदार थे उन्होंने लकड़ी को नहीं छुआ, लेकिन चोर के मन में डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी को पहले ही 2 इंच काट दिया। अपनी चालाकी की वजह से ही वो पकड़ा गया। शामू बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सिक्के उसने रसोई के पीछे एक पुराने घड़े में छिपा रखे हैं। सिपाही गए और तीनों सिक्के सुरक्षित बरामद कर लिए गए। धनीराम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अकबर और बीरबल का बार बार धन्यवाद किया। अकबर ने शामू को जेल भेज दिया, लेकिन बीरबल की सिफारिश पर उसकी सजा थोड़ी कम कर दी गई, क्योंकि उसने सच उगल दिया था। सेठ धनीराम ने खुश होकर बीरबल को इनाम देना चाहा। बीरबल ने हंसकर कहा, सेठ जी, इनाम तो ठीक है, लेकिन अपने नौकरों का वेतन थोड़ा बढ़ा दीजिए और उन पर ध्यान रखिए, ताकि भविष्य में उन्हें चोरी करने की जरूरत ही न पड़े। धनीराम ने अपनी कंजूसी छोड़ने की कसम खाई और बीरबल की बुद्धिमानी का डंका पूरे आगरा में बजने लगा। शिक्षा, मोरल: 1. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 2. अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका डर ही उसे पकड़वाने का कारण बनता है। 3. बुद्धि के प्रयोग से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब बीरबल ने शामू से पूछा, क्या तुमने लकड़ी को खाद पानी दिया था जो वो छोटी रह गई, तो पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल की सूझबूझ बीरबल ने साबित किया कि विज्ञान और मनोविज्ञान मिलकर जादू से भी बड़ा काम कर सकते हैं। धनीराम का चरित्र एक ऐसा पात्र जो हमें सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी भी अपनों को चोर बना सकती है। ये कहानी हमें सिखाती अकबर का सबसे कठिन दिन और बीरबल की सबसे बड़ी चाल। आगरा के किले में सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी थी, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए यह सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। कहते हैं कि जब दिन खराब होना हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अकबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुबह उठते ही जैसे ही उन्होंने शाही चप्पल में पैर डाला, एक बिच्छू वहां पहले से ही आराम कर रहा था। गनीमत रही कि अकबर ने समय पर पैर खींच लिया, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ा और वे सीधे ठंडे पानी के टब में जा गिरे। खांसते कराहते जब वे बाहर निकले तो पता चला कि उनके पसंदीदा शाही हकीम छुट्टी पर है। नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो रसोई ने गलती से नमक की जगह पिसी हुई चीनी दाल में डाल दी और शरबत में नमक। अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में दहाड़ लगाई, आज का दिन ही मनहूस है, कोई है जो इस दिन को सुधार सके। तभी दरबार के वजीर आलम खान ने कांपते हुए एक पत्र थमाया। यह पत्र पड़ोसी राज्य के अहंकारी राजा मार्तंड सिंह का था। राजा मार्तंड सिंह अपनी विशाल सेना और उससे भी बड़े अहंकार के लिए जाना जाता था। उसने पत्र में लिखा था, शहंशाह अकबर, सुना है आपके दरबार में बहुत ज्ञानी लोग हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, 7 दिनों के भीतर मुझे एक ऐसा बर्तन भेजें जिसमें डर भरा हो, और एक ऐसा कपड़ा भेजें जो अदृश्य हो लेकिन धूप से बचाता हो। यदि आप ऐसा न कर सके तो आपको अपनी सरहद के 3 प्रमुख व्यापारिक शहर मेरे हवाले करने होंगे। अकबर का सिर चकरा गया। डर को बर्तन में कैसे भरा जा सकता है?
और अदृश्य कपड़ा जो धूप से बचाए, ये तो सरासर युद्ध छेड़ने का बहाना था। अकबर ने अपने नवरत्नों को बुलाया, लेकिन बीरबल उस दिन दरबार में मौजूद नहीं थे। वे किसी निजी काम से अपने गांव गए हुए थे। बाकी दरबारियों जैसे मुल्ला दो पियाजा और अन्य ईर्ष्यालु मंत्रियों को लगा कि ये बीरबल को नीचा दिखाने का अच्छा मौका है। उन्होंने अकबर को और डरा दिया। जहांपनाह, ये तो नामुमकिन है। मार्तंड सिंह हमला करने की तैयारी में है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए घुड़सवार दौड़ाए। इधर अकबर की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्हें नींद आना बंद हो गई। वे पूरी रात महल की छत पर टहलते रहे। उन्हें लग रहा था कि उनका सबसे कठिन दौर शुरू हो चुका है। तीसरे दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने आव देखा न ताव बीरबल को गले लगा लिया और सारी व्यथा सुना दी। बीरबल ने शांत भाव से पत्र पढ़ा और मुस्कुराने लगे। अकबर चिनकर बोले, बीरबल, यहां सल्तनत के 3 शहर हाथ से जा रहे हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मुश्किल जितनी बड़ी होती है उसका समाधान उतना ही मजेदार होता है। आप राजा मार्तंड को संदेश भिजवा दें कि उनकी मांगे 7वें दिन पूरी कर दी जाएंगी। बस मुझे एक बड़ा मिट्टी का मटका और एक दर्जी की जरूरत है। बीरबल ने शहर के सबसे कुशल कुम्हार को बुलाया और उसे एक अजीब काम सौंपा। उन्होंने एक छोटा मटका लिया और उसे एक बढ़ते हुए कद्दू, पंपकिन की बेल के ऊपर रख दिया। कद्दू का फल अभी बहुत छोटा था। बीरबल ने फल को मटके के अंदर डाल दिया और कुम्हार से कहा कि वो इस मटके की देखभाल करे। जैसे जैसे दिन बीते, मटके के अंदर कद्दू बड़ा होता गया। 5वें दिन तक कद्दू ने मटके का पूरा आकार ले लिया। अब कद्दू मटके के अंदर पूरी तरह फंस चुका था। उसे बिना मटका तोड़े बाहर निकालना नामुमकिन था। दूसरी तरफ बीरबल ने एक दर्जी से मखमल का एक बहुत बड़ा और सुंदर संदूक बनवाया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं रखा। 7वां दिन आ पहुंचा। राजा मार्तंड का दूत बड़े घमंड के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसे यकीन था कि अकबर हार मान लेंगे। बीरबल एक बड़ा मटका और एक मखमल का खाली संदूक लेकर आगे आए। बीरबल ने दूत से कहा, मान्यवर, आपके राजा की पहली मांग, बर्तन में भरा हुआ डर इस मटके के अंदर है, लेकिन एक शर्त है। आपके राजा को ये डर मटके से बाहर निकालना होगा, पर शर्त यह है कि न तो मटका टूटना चाहिए और न ही अंदर की चीज को नुकसान पहुंचना चाहिए। अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो हम हार मान लेंगे। दूत ने मटके के अंदर झांका। वहां एक विशाल कद्दू फंसा हुआ था, जिसे बिना मटका फोड़े बाहर निकालना असंभव था। दूत समझ गया कि बीरबल ने दर्द के रूप में फंस जाने की बेबसी को पेश किया है। अब बारी थी दूसरी मांग की, अदृश्य कपड़ा। बीरबल ने वो सुंदर मखमली संदूक दूत के सामने रखा। संदूक पूरी तरह खाली था। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से हवा में हाथ हिलाते हुए जैसे कुछ उठाया हो अभिनय किया और कहा, यह है वो दिव्य और अदृश्य कपड़ा। इसे केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो अपने माता पिता की सच्ची संतान हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। यह इतना बारीक है कि आंखों से नहीं दिखता, लेकिन इसे ओवने के बाद कड़ी से कड़ी धूप भी 3 दिन, 3 पहेलियां और बीरबल की मुस्कान। एक दिन मुगल सल्तनत का शाही दरबार असामान्य रूप से शांत था। संगमरमर के खंभों के बीच गूंजती आवाजें आज थमी हुई थी। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी, क्योंकि सब जानते थे कि जब दरबार में ऐसी खामोशी होती है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। सिंहासन पर विराजमान थे अकबर। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में हल्की शरारत भी। दरबार के एक ओर खड़े थे बीरबल, शांत, सहज और मुस्कुराते हुए, जैसे आने वाले तूफान से पहले की शांति। अकबर ने अचानक दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, मैं आज तुम सबके सामने एक घोषणा करता हूं। पूरा दरबार सतर्क हो गया।
अगले 3 दिनों तक इस दरबार में 3 पहेलियां रखी जाएंगी। जो इनका सही अर्थ समझ पाएगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। दरबार में सरगोशियां फैल गई। कई दरबारी खुश थे, कई घबराए हुए। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, इस बार मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ उत्तर न दो, बल्कि देखो कि बाकी लोग कैसे सोचते हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने एक बंद संदूक मंगवाया। संदूक के ऊपर लिखा था, जो दिखाई दे वो सच नहीं। अकबर बोले, बताओ इस संदूक में क्या है? दरबारियों में हलचल मच गई। अलग अलग उत्तर। एक विद्वान बोला, इसमें ज्ञान है जो दिखता नहीं। एक व्यापारी बोला, इसमें सोना है, क्योंकि राजा बिना सोने के संदूक नहीं मंगवाते। एक सैनिक बोला, यह कोई चाल है, इसमें कुछ नहीं है। अकबर सब सुनते रहे। फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने संदूक को न छुआ, न खोला, बस बोले, जहां पनाह, इसमें डर है। दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, डर? बीरबल बोले, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें वही देख रहा है जिससे वो डरता या जिसकी लालसा रखता है। अकबर मुस्कुराए। संदूक खोला गया, वो खाली था। पहेली हल हो गई, लेकिन लोग अभी भी सोच में थे। दूसरे दिन अकबर ने दरबार में एक रेखा खिंचवाई, लंबी, सीधी। अकबर बोले, बिना इस रेखा को मिटाएं, इसे छोटा कर दो। दरबार में अफरातफरी मच गई। कोई बोला, यह असंभव है। कोई बोला, रेखा को काट देते हैं। अकबर ने मना कर दिया। सब असफल। बीरबल चुपचाप आगे आए। उन्होंने उसी जमीन पर रेखा के पास एक और लंबी रेखा खींच दी। फिर बोले, अब पहली रेखा अपने आप छोटी हो गई। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल बोले, जहां पनाह, समस्या को छोटा करने से बेहतर है समाधान को बड़ा बनाना। तीसरे दिन वातावरण गंभीर था। अकबर ने कहा, आज की पहेली सबसे कठिन है। उन्होंने पूछा, बताओ इंसान को सबसे ज्यादा क्या भ्रम में रखता है? दरबार सन्न रह गया। उत्तर आने लगे, धन, शक्ति, ज्ञान, डर। अकबर ने सब सुना और अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान। बीरबल बोले, जहां पनाह, इंसान को सबसे ज्यादा भ्रम में वो खुद रखता है। दरबार स्तब्ध। बीरबल ने आगे कहा, हम जो मान लेते हैं वही सच बन जाता है। हम जो डरते हैं वही हमें बांध लेता है। अकबर ने पूछा, और तुम्हारी ये मुस्कान? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब इंसान समझ जाता है कि पहेली बाहर नहीं, उसके भीतर है, तब मुस्कान अपने आप आ जाती है। अकबर उठ खड़े हुए। आज 3 दिन में 3 पहेलियां नहीं, 3 बड़ी सीख मिली है। कहानी की गहरी सीख, मोरल। हर पहेली का उत्तर शब्दों में नहीं, समझ में होता है। जो दिखता है वही सच नहीं होता। समस्या से लड़ो मत, समाधान को बड़ा बनाओ। सबसे बड़ा भ्रम हमारी 3 रानियों की चाल और बीरबल की सूझबूझ। अकबर के महल में जहां एक ओर न्याय और राजनीति की चर्चा होती थी, वहीं दूसरी ओर महल के हरम, रानियों के निवास में अपनी ही एक दुनिया थी। शहंशाह की 3 खास रानियां थी, बेगम गुलबदन, बेगम जोया और बेगम मेहरुनिसा। तीनों ही हुस्न की मल्लिकाएं थी और बादशाह के दिल के करीब थी। लेकिन उन तीनों में एक बात समान थी, वे बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह के उन पर अटूट विश्वास से थोड़ा जलती थी। अक्सर रात के खाने पर जब अकबर बीरबल के चुटकुलों और उनकी अक्ल की तारीफ करते, तो रानियां अपनी भौहें सिकोड़ लेती। एक दिन तीनों रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां उसकी अक्ल भी काम न आए और बादशाह के सामने उसका सिर झुक जाए। बेगम गुलबदन ने कहा, शहंशाह तो हर बात में
बीरबल बीरबल करते रहते हैं। क्या हम तीनों की बुद्धिमानी बीरबल से कम है? बेगम जोया मुस्कुराई और बोली, हमें उसे ऐसी चुनौती देनी होगी जिसमें वह किसी एक का पक्ष ले तो दूसरी नाराज हो जाए, और अगर किसी का न ले तो शहंशाह नाराज हो जाए। बेगम मेहरुनिसा, जो सबसे चतुर मानी जाती थी, उसने एक तरकीब सुझाई। उसने कहा, हम शहंशाह से कहेंगे कि वे बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब देना नामुमकिन हो। अगर वो जवाब न दे पाया तो उसे अपनी हार माननी होगी। अगली सुबह जब अकबर अपनी रानियों के साथ बाग में टहल रहे थे, तीनों रानियों ने मिलकर उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। उन्होंने कहा, जहांपना, बीरबल को आप बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन क्या वे हमारी एक छोटी सी परीक्षा पास कर सकते हैं? अकबर मुस्कुराए, बीरबल हर परीक्षा में अव्वल आता है। बताओ, क्या शर्त है? चुनौती, कौन है सबसे श्रेष्ठ? रानियों ने अकबर को एक पेचीदा सवाल दिया। दोपहर के दरबार में जब बीरबल आए तो माहौल कुछ बदला हुआ था। अकबर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और तीनों रानियां पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हमारी रानियों ने तुम्हारे लिए एक सवाल भेजा है। यह सवाल नहीं बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें 1 महीने तक महल के बाग में माली का काम करना होगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया, हुजूर, माली का काम भी बुरा नहीं है, फूलों की सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन सवाल तो बताइए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, महल में हमारी 3 रानियां हैं। तुम्हें यह बताना है कि उन तीनों में से सबसे वफादार, सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान कौन है। लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी एक का नाम नहीं ले सकते और नहीं ये कह सकते कि तीनों बराबर हैं। तुम्हें हर एक के लिए एक ऐसी परिभाषा देनी होगी जो उसे दूसरों से अलग और श्रेष्ठ साबित करे, बिना किसी को नीचा दिखाए। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। यह तो वाकई में फंसाने वाला सवाल था। अगर बीरबल बेगम गुलबदन को सबसे सुंदर कहते तो बाकी 2 रानियां उनके खिलाफ हो जाती। अगर बेगम जोया को सबसे बुद्धिमान कहते तो बाकी 2 उन्हें बेवकूफ समझने पर नाराज हो जाती। और शहंशाह भी अपनी रानियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। बीरबल कुछ देर चुप रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी प्रसिद्ध सोचने वाली मुद्रा में आ गए। रानियां पर्दे के पीछे खुश हो रही थी कि आज तो बीरबल का माली बनना तय है। बीरबल की सूझबूझ, एक अनोखी चाल। कुछ मिनटों बाद बीरबल ने आंखें खोली और कहा, जहांपना, यह सवाल तो बहुत ही सरल है, लेकिन इसके जवाब के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत होगी। एक गुलाब का फूल, एक जलता हुआ दिया और एक आईना, दर्पण। अकबर के आदेश पर तुरंत ये चीजें मंगाई गई। बीरबल ने वो गुलाब का फूल लिया और बेगम गुलबदन की ओर पर्दे की दिशा में इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, बेगम गुलबदन उस गुलाब की तरह है जिसकी खुशबू पूरे महल को महकाती है। सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती बल्कि उनके व्यवहार की खुशबू में है। जैसे गुलाब कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराता है, वैसे ही बेगम साहिबा हर मुश्किल में मुस्कुराती है। वे सौंदर्य की आत्मा है। फिर बीरबल ने जलता हुआ दिया उठाया और बेगम जोया की ओर इशारा करते हुए कहा, बेगम जोया इस दिए की लौ की तरह है। जैसे दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही उनकी बुद्धिमानी दरबार और महल के अंधेरे को दूर करती है। वे ज्ञान का प्रकाश है। अंत में बीरबल ने आईना उठाया और बेगम मेहरुनिसा की ओर रुख करते हुए कहा, और बेगम मेहरुनिसा इस आईने की तरह है। जैसे आईना केवल सच दिखाता है और उसमें कोई खोट नहीं होता, वैसे ही उनकी वफादारी आईने की तरह साफ और पारदर्शी है। वे सत्य का प्रतिबिंब है। अकबर प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने पेच फंसाया। बीरबल, तुमने तीनों की तारीफ तो कर दी, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। हमारा सवाल तो यही था।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, फैसला तो आप खुद कर चुके हैं। गौर कीजिए, गुलाब को देखने के लिए आंखें चाहिए, दिए को महसूस करने के लिए मन चाहिए और आईने को समझने के लिए ईमानदारी चाहिए। अब जिसके पास जो चीज सबसे ज्यादा होगी, उसके लिए वही रानी सबसे श्रेष्ठ होगी। एक अंधे के लिए गुलाब की सुंदरता बेकार है, एक अज्ञानी के लिए दिया बेकार है और एक बेईमान के लिए आईना बेकार है। बीरबल ने आगे कहा, शहंशाह, आप तो साक्षात न्याय की मूरत है। आपकी आंखों में गुलाब की कद्र है, आपके मन में दिए का सम्मान है और आपके चरित्र में आईने की सफाई है। इसलिए आपके लिए ये तीनों ही श्रेष्ठ है। लेकिन अलग अलग समय पर पर्दे के पीछे खड़ी रानियां हक्की बक्की रह गई। बीरबल ने न केवल उन तीनों की अलग अलग तारीफ की, बल्कि पूरी बात का दारोमदार शहंशाह की बुद्धिमानी पर डाल दिया। अब अगर रानियां शिकायत करती तो इसका मतलब होता कि वे खुद को गुलाब, दिया या आईना कहलाने से मना कर रही है। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो शब्दों की ऐसी बाजीगरी दिखाई कि रानियां भी खुश हो गई और मेरा सिर दर्द भी खत्म कर दिया। रानियां बाहर आई और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। बेगम मेहरुनिसा ने कहा, बीरबल, हम मान गए, आपकी सूझबूझ वाकई में बेमिसाल है। हमने आपको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने हमें ही अपना मुरीद बना लिया। जब दरबार खत्म हुआ और बीरबल जाने लगे तो अकबर ने उन्हें रोककर धीरे से पूछा, बीरबल, सब तो ठीक है, पर सच बताओ, अगर तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ता तो किसे चुनते? बीरबल ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोले, जहांपनाह, अगर मैं एक को चुनता तो बाकी दो मेरा वो हाल करती जो एक तवे पर रखे पापड़ का होता है। मैं माली बनने को तैयार था, लेकिन शहीद होने को नहीं। अकबर के ठाके से पूरा दीवान खास गूंज उठा। कहानी का सार, मोरल, एक, जब स्थिति ऐसी हो कि किसी एक का पक्ष लेना नुकसानदेह हो तो कूटनीति, डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। दो, बीरबल ने रानियों की कमियां ढूंढने के बजाय उनकी खूबियों को अलग अलग प्रतीकों, गुलाब, दिया, आईना से जोड़कर सबको संतुष्ट कर दिया। तीन, सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी जंग या आपसी विवाद को सुलझा सकता है। चार, ईर्ष्या का समाधान ईर्ष्या को विवाद से नहीं, बल्कि अकबर की परीक्षा, बीरबल की चाल और अहंकारी पंडित। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी भव्यता और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। शहंशाह अकबर का दरबार नवरत्नों से सुसज्जित था, जिनमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के कारण अकबर के सबसे प्रिय थे। एक दोपहर जब दरबार की कार्यवाही चल रही थी, तभी द्वारपाल ने घोषणा की कि दक्षिण भारत से एक महान विद्वान पंडित विद्याधर पधारे हैं। पंडित विद्याधर का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। लंबी शिखा, माथे पर त्रिपुंड चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में ताड़पत्र की पोथिया, लेकिन उनके चेहरे पर ज्ञान से ज्यादा अहंकार की चमक थी। उन्होंने अकबर को झुककर प्रणाम किया, लेकिन उनकी नजरें दरबार के अन्य विद्वानों को तुच्छ समझ रही थी। पंडित ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि की नदियां बहती है। मैं भारत के कोने कोने से विद्वानों को परास्त करके यहां आया हूं। मुझे वेदों, पुराणों, तर्कशास्त्र और दुनिया की सब भाषाओं का ज्ञान है। मैं आपको और आपके नवरत्नों को चुनौती देता हूं कि कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ करे या मेरी एक छोटी सी पहेली सुलझा दे। अकबर को चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हमारे दरबार में ज्ञान का हमेशा सम्मान होता है। बताइए, आपकी क्या चुनौती है? पंडित विद्याधर ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और बोले, जहांपनाह, मैं अभी आपके सामने 10 अलग अलग भाषाओं में बात करूंगा। चुनौती यह है कि आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी को यह बताना होगा कि मेरी
मातृभाषा, मदर टंग कौन सी है? यदि वो सही बता दे तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और इस दरबार की गुलामी करूंगा। लेकिन यदि वो हार गया तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपके नवरत्न मेरे सामने अज्ञानी हैं। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पंडित ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कभी धारा प्रवाह फारसी बोली, कभी संस्कृत के कठिन श्लोक पढ़े, कभी शुद्ध अरबी में बात की, तो कभी तुर्की, तमिल और बांग्ला में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया। वे हर भाषा को इतनी शुद्धता और उसी लहजे, एक्सेंट में बोल रहे थे कि सुनकर सब दंग रह गए। जब पंडित चुप हुए तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुल्ला दोपियाजा की ओर देखा। उन्होंने सिर झुका लिया। राजा मानसिंह और तानसेन भी उलझन में थे। कोई भी ये नहीं पहचान पा रहा था कि इतनी सारी भाषाओं में पंडित की अपनी असली भाषा कौन सी है। अकबर की नजरें अंत में बीरबल पर टिकी। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, पंडित जी वाकई बहुत बड़े विद्वान हैं। उनकी हर भाषा पर ऐसी पकड़ है जैसे वो उसी देश के निवासी हों। मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बस एक रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं पंडित जी की मातृभाषा बता दूंगा। पंडित विद्याधर ने अट्टहास करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, एक रात क्या, तुम पूरी जिंदगी ले लो, तब भी मेरी जड़ नहीं पकड़ पाओगे। अकबर ने पंडित के रहने का इंतजाम शाही अतिथि गृह में कर दिया। चारों ओर चर्चा होने लगी कि क्या बीरबल इस बार हार जाएंगे, क्योंकि पंडित को हर भाषा पर समान अधिकार प्राप्त था। रात का दूसरा पहर बीत चुका था। पूरा आगरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। शाही अतिथि गृह में पंडित विद्याधर भी एक आलीशान मखमली बिस्तर पर गहरी नींद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कल उनकी जीत निश्चित है। तभी अंधेरे में एक साया दबे पांव पंडित के कमरे में दाखिल हुआ। वो साया और कोई नहीं, खुद बीरबल थे। बीरबल ने अपना वेश बदला हुआ था। उनके हाथ में एक लंबी घास की तीली थी। बीरबल धीरे से पंडित के पलंग के पास पहुंचे। उन्होंने घास की तीली से पंडित के कान के भीतर धीरे से गुदगुदी की। पंडित ने नींद में ही अपना हाथ कान पर मारा और करवट बदल ली। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने पंडित के दूसरे कान में फिर से जोर से गुदगुदी की और इस बार उनके चेहरे पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी। अचानक नींद में खलल पड़ने और अजीब सी सनसनी महसूस होने पर पंडित हड़बड़ाकर उठ बैठे। वे बहुत गुस्से में थे और आधी नींद में होने के कारण उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। वे जोर से चिल्लाए, एवराराइदी, एवरू नन्नू निद्रालो तौंदरा चेस्तुन्नारू। कौन है ये? कौन मुझे नींद में परेशान कर रहा है? पंडित ने ये वाक्य जिस भाषा में बोला, बीरबल ने उसे ध्यान से सुन लिया और अंधेरे में ही चुपचाप वहां से खिसक गए। पंडित ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई बुरा सपना होगा और वे फिर सो गए। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। पंडित विद्याधर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है। पूछिए अपने बीरबल से कि क्या वो मेरी मातृभाषा जान पाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत भाव से पंडित के करीब जाकर कहा, पंडित जी, आपकी विद्वत्ता को नमन है। आप दुनिया की 100 भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन आपकी मातृभाषा तेलुगु है। यह सुनते ही पंडित विद्याधर के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ से उनकी पोथियां गिरने ही वाली थी। वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो कल एक शब्द भी तेलुगु में नहीं बोला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूरी सभा को संबोधित किया, जहांपनाह, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो गहरी मुसीबत में होता है या अचानक डर जाता है या बहुत गुस्से में होता है तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। कल रात जब मैंने इनकी नींद में खलल डाला तो इन्होंने अनजाने में
अपनी असली भाषा तेलुगु में मुझे डांटा था। पंडित विद्याधर का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने झुककर अकबर और बीरबल से माफी मांगी और कहा, मुझे अपने ज्ञान पर घमंड था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि बुद्धि केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार और अनुभव में होती है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को मोतियों की माला भेंट की और पंडित को भी सम्मानपूर्वक विदा किया, लेकिन इस सीख के साथ कि ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। कहानी 1। अहंकार पतन का कारण है। इंसान के पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है। 2। संकट में सच्चाई बाहर आती है। बनावटी चेहरा हम दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारा असली स्वभाव और जड़ें, रूट्स प्रकट हो ही जाती है। 3। बुद्धि बल श्रेष्ठ है। बड़ी से बड़ी समस्या का हल लड़ाई या वाद विवाद से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और सही रणनीति से निकलता है। इस कहानी में बीरबल ने दिखाया अकबर की परीक्षा, बीरबल की चाल और अहंकारी पंडित। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी भव्यता और ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। शहंशाह अकबर का दरबार नवरत्नों से सुसज्जित था, जिनमें बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के कारण अकबर के सबसे प्रिय थे। एक दोपहर जब दरबार की कार्यवाही चल रही थी, तभी द्वारपाल ने घोषणा की कि दक्षिण भारत से एक महान विद्वान पंडित विद्याधर पधारे हैं। पंडित विद्याधर का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। लंबी शिखा, माथे पर त्रिपुंड चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में ताड़पत्र की पोथिया, लेकिन उनके चेहरे पर ज्ञान से ज्यादा अहंकार की चमक थी। उन्होंने अकबर को झुककर प्रणाम किया, लेकिन उनकी नजरें दरबार के अन्य विद्वानों को तुच्छ समझ रही थी। पंडित ने गर्व से कहा, जहांपना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि की नदियां बहती है। मैं भारत के कोने कोने से विद्वानों को परास्त करके यहां आया हूं। मुझे वेदों, पुराणों, तर्कशास्त्र और दुनिया की सौ भाषाओं का ज्ञान है। मैं आपको और आपके नवरत्नों को चुनौती देता हूं कि कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ करे या मेरी एक छोटी सी पहेली सुलझा दे। अकबर को चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हमारे दरबार में ज्ञान का हमेशा सम्मान होता है। बताइए, आपकी क्या चुनौती है? पंडित विद्याधर ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और बोले, जहांपना, मैं अभी आपके सामने 10 अलग अलग भाषाओं में बात करूंगा। चुनौती यह है कि आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी को यह बताना होगा कि मेरी मातृभाषा, मदर टंग कौन सी है। यदि वो सही बता दे तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और इस दरबार की गुलामी करूंगा, लेकिन यदि वो हार गया तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपके नवरत्न मेरे सामने अज्ञानी हैं। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पंडित ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कभी धारा प्रवाह फारसी बोली, कभी संस्कृत के कठिन श्लोक पढ़े, कभी शुद्ध अरबी में बात की, तो कभी तुर्की, तमिल और बांग्ला में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया। वे हर भाषा को इतनी शुद्धता और उसी लहजे, एक्सेंट में बोल रहे थे कि सुनकर सब दंग रह गए। जब पंडित चुप हुए तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुल्ला दोपियाजा की ओर देखा। उन्होंने सिर झुका लिया। राजा मानसिंह और तानसेन भी उलझन में थे। कोई भी ये नहीं पहचान पा रहा था कि इतनी सारी भाषाओं में पंडित की अपनी असली भाषा कौन सी है। अकबर की नजरें अंत में बीरबल पर टिकी। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, पंडित जी वाकई बहुत बड़े विद्वान हैं। उनकी हर भाषा पर ऐसी पकड़ है जैसे वो उसी देश के निवासी हों। मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बस एक रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं पंडित जी की मातृभाषा बता दूंगा।
पंडित विद्याधर ने अट्टहास करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, एक रात क्या, तुम पूरी जिंदगी ले लो, तब भी मेरी जड़ नहीं पकड़ पाओगे। अकबर ने पंडित के रहने का इंतजाम शाही अतिथि गृह में कर दिया। चारों ओर चर्चा होने लगी कि क्या बीरबल इस बार हार जाएंगे, क्योंकि पंडित को हर भाषा पर समान अधिकार प्राप्त था। रात का दूसरा पहर बीत चुका था। पूरा आगरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। शाही अतिथि गृह में पंडित विद्याधर भी एक आलीशान मखमली बिस्तर पर गहरी नींद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कल उनकी जीत निश्चित है। तभी अंधेरे में एक साया दबे पांव पंडित के कमरे में दाखिल हुआ। वो साया और कोई नहीं, खुद बीरबल थे। बीरबल ने अपना वेश बदला हुआ था। उनके हाथ में एक लंबी घास की तीली थी। बीरबल धीरे से पंडित के पलंग के पास पहुंचे। उन्होंने घास की तीली से पंडित के कान के भीतर धीरे से गुदगुदी की। पंडित ने नींद में ही अपना हाथ कान पर मारा और करवट बदल ली। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने पंडित के दूसरे कान में फिर से जोर से गुदगुदी की और इस बार उनके चेहरे पर ठंडे पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी। अचानक नींद में खलल पड़ने और अजीब सी सनसनी महसूस होने पर पंडित हड़बड़ाकर उठ बैठे। वे बहुत गुस्से में थे और आधी नींद में होने के कारण उनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। वे जोर से चिल्लाए, एवराराइदी, एवरू नन्नू निद्रालो तौंदरा चेस्तुन्नारू। कौन है ये? कौन मुझे नींद में परेशान कर रहा है? पंडित ने ये वाक्य जिस भाषा में बोला, बीरबल ने उसे ध्यान से सुन लिया और अंधेरे में ही चुपचाप वहां से खिसक गए। पंडित ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई बुरा सपना होगा और वे फिर सो गए। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। पंडित विद्याधर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है। पूछिए अपने बीरबल से कि क्या वो मेरी मातृभाषा जान पाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत भाव से पंडित के करीब जाकर कहा, पंडित जी, आपकी विद्वत्ता को नमन है। आप दुनिया की 100 भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन आपकी मातृभाषा तेलुगु है। यह सुनते ही पंडित विद्याधर के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ से उनकी पोथियां गिरने ही वाली थी। वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो कल एक शब्द भी तेलुगु में नहीं बोला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूरी सभा को संबोधित किया, जहां अपना, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो गहरी मुसीबत में होता है या अचानक डर जाता है या बहुत गुस्से में होता है तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। कल रात जब मैंने इनकी नींद में खलल डाला तो इन्होंने अनजाने में अपनी असली भाषा तेलुगु में मुझे डांटा था। पंडित विद्याधर का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने झुककर अकबर और बीरबल से माफी मांगी और कहा, मुझे अपने ज्ञान पर घमंड था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि बुद्धि केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार और अनुभव में होती है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को मोतियों की माला भेंट की और पंडित को भी सम्मान पूर्वक विदा किया, लेकिन इस सीख के साथ कि ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। कहानी 1। अहंकार पतन का कारण है इंसान के पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है। 2। संकट में सच्चाई बाहर आती है। बनावटी चेहरा हम दुनिया को दिखा सकते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारा असली स्वभाव और जड़ें, रूट्स प्रकट हो ही जाती है। 3। बुद्धि बल श्रेष्ठ है। बड़ी से बड़ी समस्या का हल लड़ाई या वाद विवाद से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और सही रणनीति से निकलता है। इस कहानी में बीरबल ने दिखाया एक ही सवाल के 5 जवाब और बीरबल की सच्चाई। एक दिन मुगल सल्तनत के शाही दरबार में कुछ अलग ही बेचैनी थी। दरबार सजा हुआ था।
लेकिन आज न तो संगीत था न हंसी ठिठोली। हर दरबारी के चेहरे पर उत्सुकता और चिंता दोनों झलक रही थी। सिंहासन पर विराजमान थे अकबर, गहरी सोच में डूबे हुए। उनके दाएं हाथ खड़े थे बीरबल, हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए, मानो पहले से ही आने वाली उलझन को पढ़ चुके हों। अकबर ने दरबार पर नजर दौड़ाई और बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक ही सवाल रखता हूं, लेकिन ध्यान रहे इसका जवाब आसान नहीं है। पूरा दरबार सतर्क हो गया। अकबर बोले, बताओ सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सवाल। कुछ पल बाद दरबारियों में हलचल शुरू हुई। दरबार के सबसे बड़े विद्वान आगे आए, सफेद दाढ़ी, भारी ग्रंथ हाथ में। उन्होंने कहा, जहांपना, सबसे बड़ा सत्य है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य सही और गलत में फर्क करता है। कई दरबारियों ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। अकबर ने कुछ नहीं कहा, बस बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे। अब एक प्रसिद्ध साधु आगे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, सबसे बड़ा सत्य है त्याग। जिसने सब छोड़ दिया वही सत्य को जान पाया। दरबार फिर दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले, साधु सही कह रहे हैं। बीरबल अब भी शांत। अब अकबर के सेनापति बोले, जहांपना, सबसे बड़ा सत्य है शक्ति। जिसके पास शक्ति है वही सत्य तय करता है। कुछ दरबारी डर से चुप रहे, कुछ ने समर्थन किया। अकबर ने भौहें चढ़ाई, पर अभी भी कुछ नहीं बोले। अब एक धनी व्यापारी आगे आया। उसने झुककर कहा, जहांपना, सबसे बड़ा सत्य है धन। बिना धन न ज्ञान चलता है, न शक्ति, न त्याग। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। सबसे अंत में एक साधारण किसान आगे आया। डरते डरते बोला, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सत्य है पेट की भूख। भूख न हो तो न झगड़ा हो, न लालच। पूरा दरबार चौंक गया। अब अकबर ने पांचों जवाब सुन लिए थे, पांचों अलग अलग, और हर जवाब अपने अपने स्थान पर सही लगता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम बताओ, इनमें से कौन सा सत्य है? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। उसी दिन बीरबल ने पांचों लोगों को अलग अलग बुलाया। विद्वान से पूछा, अगर तुम्हारा ज्ञान कोई न सुने तो? विद्वान चुप। साधु से पूछा, अगर त्याग से पेट न भरे तो? साधु निरुत्तर। सेनापति से पूछा, अगर शक्ति होते हुए भी डर बना रहे तो? सेनापति खामोश। व्यापारी से पूछा, अगर धन होते हुए भी नींद ना आए तो? व्यापारी पसीना पोंछने लगा। किसान से पूछा, अगर पेट भरा हो लेकिन मन खाली हो तो? किसान सोच में पड़ गया। बीरबल समझ गए, सवाल एक है, लेकिन जवाब देने वाले अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पांचों को फिर बुलाया। उन्होंने एक कटोरा रखवाया और कहा, इस कटोरे में 5 चीजें डालो, ज्ञान, त्याग, शक्ति, धन और भूख। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए। यही तो सच्चाई है। बीरबल बोले, जहांपना, सत्य एक नहीं, स्थिति के अनुसार बदलता है। विद्वान के लिए ज्ञान सत्य है, साधु के लिए त्याग, राजा के लिए शक्ति, व्यापारी के लिए धन और किसान के लिए रोटी। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन इन सब के ऊपर जो सत्य है वो है ईमानदारी और संतुलन। जिस दिन इंसान अपने फायदे के अनुसार सत्य बदलने लगे, उसी दिन झूठ पैदा होता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, आज तुमने सिखा दिया कि सवाल एक हो सकता है, जवाब कई, लेकिन सच्चाई वही है जो सबको जोड़ दे। सीख, मोरल, हर इंसान
अपनी जरूरत के हिसाब से सत्य देखता है। असली सच्चाई वो है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। बुद्धि का काम जवाब देना नहीं, सबको समझना है। अकबर ने बीरबल को 1 रुपए में पूरी दुनिया खरीदने को कहा। एक दिन मुगल दरबार में बड़ी रौनक थी। रंगीन पर्दे, चांदी के दिए और दरबारियों की चहचहाट के बीच अकबर बादशाह कुछ गहरे विचार में डूबे थे। अचानक उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, हुक्म कीजिए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 1 रुपए में पूरी दुनिया खरीद कर दिखाओ। दरबार में हंसी फूट पड़ी। कोई बोला, अब तो बीरबल भी फंसे। कोई फुसफुसाया, पूरी दुनिया और 1 रुपया? असंभव। बीरबल मुस्कुराए, आंखों में वही पुरानी चमक। जहांपनाह, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, बस 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने भौहें चढ़ाई, फिर हंसकर बोले, 3 दिन? ठीक है, अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा और असफल हुए तो। उन्होंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। पहले दिन बीरबल शहर की गलियों में निकल पड़े। वे बाजार गए, साधुओं से मिले, व्यापारियों से बात की, बच्चों के साथ खेले। लोग पूछते, बीरबल जी, आज बड़े खुश लग रहे हैं। बीरबल हंसकर कहते, दुनिया खरीदने निकला हूं। लोग ठहाका लगाते। कोई बोला, तो हमें भी हिस्सेदार बना लेना। बीरबल सब कुछ ध्यान से देखते। लालच, डर, खुशी, ईर्ष्या, प्रेम। उन्हें समझ आ रहा था कि दुनिया मिट्टी और पत्थर से नहीं, इंसानों की भावनाओं से बनी है। दूसरे दिन बीरबल शहर से बाहर गए। खेतों में मेहनत करते किसान, जंगल में ध्यान करते साधु, नदी के किनारे बैठा मछुआरा, सबसे मिले। एक साधु ने पूछा, बीरबल, क्या सच में दुनिया खरीद पाओगे? बीरबल बोले, अगर आदमी का मन खरीद लिया तो दुनिया अपने आप मिल जाती है। साधु मुस्कुराए, तुम सही रास्ते पर हो। तीसरे दिन सुबह बीरबल सीधे दरबार पहुंचे। हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था जिसमें कुछ बंधा हुआ था। दरबारियों की निगाहें उसी पर टिक गई। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कहां है पूरी दुनिया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, पहले मुझे वो 1 रुपया दीजिए। अकबर ने हंसते हुए सिक्का दिया। बीरबल ने वो रुपया उठाया, आंख बंद की और जोर से कहा, यह रुपया मैं समय को देता हूं। सब चौंक गए। समय? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, हां, जहांपनाह, इस 1 रुपए से मैंने 1 पल खरीदा। वो पल जब इंसान रुककर सोचता है। फिर उन्होंने कपड़ा खोला। अंदर एक छोटा सा दर्पण था। ये क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, ये दुनिया है, जहांपनाह। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने दर्पण अकबर की ओर बढ़ाया। इसमें देखिए। अकबर ने देखा, उन्हें अपना ही चेहरा दिखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया बाहर नहीं, इंसान के भीतर है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, अपने लालच, अहंकार और डर को पहचान लेता है, तब पूरी दुनिया उसी की हो जाती है। दरबारी मंत्रमुग्ध थे। बीरबल ने आगे कहा, मैंने उस 1 रुपए से लोगों का ध्यान खरीदा, 1 पल का ध्यान। उस पल में मैंने उन्हें हंसाया, सोचने पर मजबूर किया, और यही मेरी खरीद थी। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर जोर से ताली बजाई। बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली दौलत सिक्कों में नहीं, बुद्धि में होती है। उन्होंने घोषणा की, आज से यह कहानी दरबार की सबसे बड़ी सीख मानी जाएगी। कहानी की सीख, मोरल, दुनिया को पैसों से नहीं, समझ से जीता जाता है। इंसान अगर खुद को समझ ले तो पूरी दुनिया